ये जो विषय है कि एक जो यूनिवर्सल सिमेंटिक ग्रामर की बात होती है, इसमें बहुत काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, पर जिस जो प्रिंसिपल यूनिवर्सल सिमेंटिक ग्रामर की जो उसके तत्व है, उसको अगर देखा जाए तो ये बात 100 साल पहले श्री अरविंद के जो फिलोलॉजिकल स्टडीज है, भाषा विज्ञान को लेकर श्री अरविंद ने जो कहा है और जिसके आधार पर श्री अरविंद ने वेदों का व्याख्यान किया है, वो वेदों के व्याख्यान को पढ़ना और उनके जो भाषा विज्ञान को लेकर जो तत्व उन्होंने कहे हैं, उस पर मनन करना, उसको पढ़ना आवश्यक है। मैं पिछले 25 साल से श्री अरविंद आश्रम के साथ जुड़ा हुआ हूँ और श्री अरविंदों के अध्ययन, विशेष करके जो सीक्रेट ऑफ द वेद रहस्य, उनके गीता निबंध माला और उपनिषद, कालिदास, भर्तृहरि, तमाम संस्कृत काव्यों को, रामायण महाभारतों को लेकर उनके जो व्याख्यान है वो अलग है, और उसी के जो उनके जो फिलोलॉजिकल थॉट्स है, जो फिलोलॉजिकल मतलब भाषा विज्ञान को लेकर उनकी जो व्याख्यान है जो उन्होंने दिया है, तो उसी के आधार पर मैं थोड़ा बहुत ये जो यूनिवर्सल सिमेंटिक ग्रामर के बारे में मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अभी अभी आप लोगों ने सुना कि जो व्याकरण है महर्षि पाणिनि के 2000 मूल धातुओं की अप्रोक्सीमेटली 2000 रूट साउंड्स की जो एक लिस्ट जो धातु पाठ में दिया गया है, उसी से कितने हजार शब्द बन सकते हैं। जैसे आपने देखा कि एक अम्बा कुलकर्णी जी दिखा रहे थे कि भू धातु से कैसे है। मैं अपने जो एक किताब है द वंडर दैट इज संस्कृत, जिसको 2002 में पब्लिश हुआ था, काफ़ी लोकप्रिय है वह किताब, उसमें मैंने क्रू धातु से इसी प्रकार कितने शब्द बन सकते हैं, वो जो शब्द बनाने की जो क्षमता है, जैसे ब्रजभूषण ओझा जी कह रहे थे कि शब्द बनाने का जो सामर्थ्य है संस्कृत में, अब हम केवल 2000 धातुओं की बात सुनते आ रहे हैं। मैं श्री अरविंदो की जो भाषा विज्ञान का जो विचार है, इसीलिए लाना चाहता हूं कि श्री अरविंदो धातुओं की जो सूची है उसको 2000 तक सीमित नहीं रखें। श्री अरविंदो का कहना है कि ये धातुएं कैसे बनते हैं। अगर गम है कि पट है, हस है, तो ये बनते कैसे धातु, क्या धातुओं का भी एक उत्पत्ति स्थल है। तो उस पर बात करते करते फिर वो बताते हैं, बीज अक्षर के बारे में बताते हैं, सीड साउंड के बारे में बताते हैं। हम रूट साउंड्स के बारे में हम सबको ज्ञान है। श्री अरविंद बताते हैं कि सीड साउंड जो वर्णमाला में जो 48 वर्ण है, अर्थतंत्रों में उसको 50 मानते हैं, व्याकरण में जो संख्या कितनी होनी चाहिए अक्षरों की वो अलग अलग विचार है, पर जो 48 मूल ध्वनियां हैं, या 48 से अगर 2 हम अनुस्वार विसर्गों को हटा देते हैं तो 46 जो मूल ध्वनियां हैं, जो फंडामेंटल साउंड्स हैं, श्री अरविंद कहते हैं कि हर एक फंडामेंटल साउंड्स का, जिसको वो सीड साउंड्स कहते हैं, बीज अक्षर कहते हैं, तंत्रों में वो बीज मंत्र के रूप में भी हम जानते हैं उसको, तो उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे अ को आपने क के साथ जोड़ा, ये अक बना, अक, अग, अघ, ये एक ग्रुप ऑफ रूट साउंड्स हो गए। फिर उसमें आप जो ङ है उसको जोड़ दीजिए, अंक, अंक, अंग, अंग, ये एक ग्रुप बन गया। फिर उसके साथ आप जो सेमी वावल्स है, अंतस्थ वर्ण है, यर, लव, अक्य, अक्ष, अज्ञ, इसी प्रकार अक्र, अक्व, अक्ल, इसे बना बना के फिर दूसरे वावल्स जो है अ को छोड़कर फिर आ में ले लीजिए। जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबिलिटी जितने भी है, संभावनाएं हैं, इन सबको अगर हम देते हैं, लेते हैं, मूल धातुओं की संख्या
33,000 से ज़्यादा धातुएं हम ये जो वर्णमाला से बनते हैं। और श्री अरविंद मानते हैं कि जो मूल भाषा, जिसको श्री अरविंद खुद अपने भाषा विज्ञान में ये कहते हैं कि मूल भाषा जो देव भाषा है, जिसका जो उद्भव सत्य युग में हुआ था, तो और वो डिवाइन ओरिजिन को मानते हैं। लैंग्वेज ओरिजिन की बात जब होती है, वो डिवाइन ओरिजिन को मानते हैं कि जिसे हमारे भारत में हर चीज़ को हम डिवाइन ओरिजिन मानते हैं। तो ये इस बताते हैं कि संस्कृत भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, जो दैवी उत्पत्ति है, डिवाइन ओरिजिन है, मूल भाषा में ये 33,000 से ज़्यादा धातुएं थे। ये 33,000 धातुओं से अगर आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई भी दुनिया में कल्पना नहीं कर सकता है कि अगर मूल 2,000 धातुओं से अनंत शब्द बन सकते हैं, 33,000 धातुओं को अगर हम गिनते हैं तो उनसे कितने शब्द बन सकते हैं। और ये सारे विश्व की जितनी भाषाएं हैं, सारी भाषाओं की शब्दावली ये 33,000 धातुएं, मूल धातु बन सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। अब ले लीजिए स्था धातु। स्था धातु का अर्थ क्या होगा, क्योंकि सिमेंटिक्स की बात करना है, अर्थ विज्ञान की बात करना है, जो यूनिवर्सल सिमेंटिक ग्रामर की हम बात करते हैं, जो डीप लर्निंग की बात करते हैं, वो डीप लर्निंग हमारे संस्कृत में जितने भी यूनिवर्सल सिमेंटिक ग्रामर के जितने भी टूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, वो सब संस्कृत भाषा की बनावट में, डिजाइन में सारे उपलब्ध हैं। वो हम आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। स्था धातु लिए, स्था धातु का अर्थ क्या हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं कि स्थान। श्री अरविंद ने क्या किया, तमिल, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, ये 4 भाषाओं को लिए। ये 4 भाषाओं में जितनी मूल धातुएं उपलब्ध है, जितने शब्द है, इन शब्दों की मूल धातुओं को देखा और उस पर एनालिसिस किया। और उन्होंने ये पाया कि संस्कृत ने अगर कुछ खो दिया है तो तमिल ने संजो के रखा है, तमिल ने खो दिया है तो संस्कृत में है, संस्कृत और तमिल ने खो दिया है तो ग्रीक लैटिन में है। इसलिए वो कहते हैं कि सारे प्रिमिटिव लैंग्वेजेस जो है, उसके स्ट्रक्चर, उसके जो प्रिमिटिव जो भी नेचर था, जो भी स्वभाव था, जो भी प्रक्रियाएं थी, इन सब का अध्ययन करना आवश्यक है। स्था धातु जैसे स्थान शब्द है, स्थल शब्द है, स्थपति है, प्रतिष्ठा है, अनुष्ठान, संस्था, आस्था, जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थों को हम लेते हैं, जो अलग अलग प्रकार के अर्थ आते हैं, सारे अर्थों को हम रिड्यूस कर सकते हैं एक फंडामेंटल सेंस में। तो ये फंडामेंटल सेंस जैसे आता है, एक जगह को स्थान क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्थान कहीं हिलता डुलता नहीं, वो फिक्स्ड है। अब ये क्यों नहीं बोला सकता है कि बोल सकता है कि अरे अभी तो मैं 2 साल पहले बनारस गया था, वो वहाँ था, अभी बनारस कहीं और चला गया, ऐसे हम बोलते नहीं। क्योंकि स्थान इसलिए स्थान कहा जाता है क्योंकि उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है, जो फिक्स स्थिरता है, इमोबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे जो अर्थ है, ये स्था का मूल अर्थ है। एक मूल अर्थ है तो फिजिकली एक सेंस होता है, इमोशनल सेंसेशनल लेवल पे और एक अर्थ हो सकता है, मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल पे और एक अर्थ हो सकता है, और फिर आपको स्पिरिचुअल लेवल पे और एक अर्थ हो सकता है। इसीलिए जब वेदों के व्याख्यान की बात होती है, वहाँ पे आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक अर्थ आते हैं, क्योंकि ये सारे अर्थ शब्द में समाहित है। तो स्था का अगर अर्थ होता है कि इमोबिलिटी, फिक्सिटी, मेंटल लेवल पे आप देखो, मेंटल लेवल पे अगर वो रिजिडिटी है, ऑब्स्टिनेसी एक अर्थ हो सकता है कि ही इज सो रिजिड, सो ऑब्स्टिनेट दैट ही कैन नॉट बी मूव, हिज थॉट्स कैन नॉट बी चेंज्ड। हम इसे बोलते हैं क्योंकि वो रिजिडिटी है, ऑब्स्टिनेसी है, और जिसको हम हिला नहीं सकते हैं वो स्ट्रांग है, जैसे जो सेंस ऑफ स्ट्रेंथ है वो वही इमोबिलिटी से आता है। हम बोलते हैं कि वो इतना स्ट्रांग है कि इसको कोई यहाँ से हिला नहीं सकता है। तो द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ है, दिस इज ऑल्सो रूटेड इन द आइडिया ऑफ इमोबिलिटी। तो ऐसे करके हम देखेंगे कि हर एक शब्द का अनेक अर्थ जो आते हैं वो उसके फंडामेंटल सेंस के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो इंटरकनेक्टेडनेस है मीनिंग्स का, वो हम पाते हैं। तो स्था का अगर अर्थ होता है रिजिडिटी, इमोबिलिटी, ऑब्स्टिनेसी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे अर्थ होते हैं। तो अंग्रेजी में आप देखिए, अंग्रेजी एक पॉपुलर लैंग्वेज है जो हम सब प्रयोग करते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी में आप देखो ST जो शब्द है,
जितने भी शब्द अंग्रेजी में है, चाहे मूल में एस टी आता है, एंड में एस टी आता है या बीच में एस टी आता है, सब में सारे शब्दों का अर्थ देख लीजिए। यही सारे जो मूल अर्थ है स्था का, ये सब उसी में आएंगे। स्टेशन, स्टेगनेंट, स्टूपिड, स्टूअर्ड, स्टिल, स्टील, एग्जिस्ट, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे शब्दों में अंग्रेजी में स्था का अर्थ आएगा। अगर संस्कृत के मूल धातुओं के जितने जितने अर्थ है हम जान लेते हैं, अन्य भाषाओं को समझना इतना दुष्कर नहीं होएगा, तो हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। ये एक विशेष बात है धातुओं की, जो हम हमारी जो ट्रेडिशन में जैसे कहा गया है कि धातवः अनेकार्थ कहा, तो ये अनेक अर्थ कहाँ से आते हैं? और अनेक अर्थ जो होते हैं बाहर की दृष्टि से देखें, सरफेस लेवल पे आप देखो तो वो लगता है कि ये इतने डिस्कनेक्टेड मीनिंग्स कैसे आए हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जो मैं कहता हूँ और जैसे मैंने बहुत सारे भाषणों में मैं ये बताता हूँ कि संस्कृत एक भाषा है जो कभी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। और ये जो नो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं, ये प्रॉपर्टी बेस्ड लैंग्वेज है, ये गुण आधारित भाषा है। यहाँ पे वस्तुओं को, वस्तु जो है जो ये विनाशशील है, वस्तु आज है एक रूप में है, कल किसी और रूप में हो सकता है नहीं है, पर गुण जो है वो परमानेंट है, गुण जो है वो अमर है। ये अमरता वाली चीजों को संस्कृत भाषा ने पकड़ा और हमारे मुनि ऋषियों ने एक उच्च चेतना से ये सबको व्याख्यायित करते हुए भाषा को डिजाइन किया है। तो आप देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो अनेक अर्थता है धातुओं की, और ये हमारी चेतना के साथ कैसे जुड़ी हुई है, मानव चेतना के साथ। जब हम मानव चेतना की बात करते हैं तब ये जो यूनिवर्सल एलिमेंट जो है वो आता है। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर नेशन, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, इट इज यूनिवर्सल। मानव चेतना की बात करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो उदाहरण को आपने अगर पढ़ा होगा राजेश मालहोत्रा जी के बीइंग डिफरेंट, उसमें एक 5वां अध्याय जो है चैप्टर ऑन ट्रांसलेटेबिलिटी के ऊपर, तो वो उसमें ज़्यादातर मटेरियल्स मैंने उनके सहायक बनकर मैं काम करता था उस किताब के लिए, उसमें मैं यही उदाहरण दिया हूँ। अब देखो, अब बताते हैं कि डाउट एक वर्ड है अंग्रेजी में, DOUBT। ये DOUBT ये अक्षर मिलकर जो शब्द बनाए हैं, ये डाउट वर्ड जो है, इसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको समझा सके कि डाउट का मतलब क्या है। हम सबको डाउट होता है। अब बोलो कि डाउट होने से क्या होता है, हमारी चेतना में क्या होती है, ये डाउट शब्द आपको समझा नहीं पाएगा। लेकिन संस्कृत में किसी भी शब्द को आप पकड़ लो तो वो शब्द ही बताएगा कि डाउट होने से क्या होता है हमारी चेतना में। मैं एक शब्द लेता हूँ, संदेह। संदेह शब्द जो है, जैसे शंका है, संदिग्धता है, संशय है, बहुत सारे शब्द है। मैं संदेह शब्द को लेता हूँ, जिससे ये जो यूनिवर्सल सिमेंटिक ग्रामर है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसको हम समझ सकते हैं इस एक उदाहरण के माध्यम से। तो संदेह शब्द में 2 कंपोनेंट्स हैं, सम ये उपसर्ग है और देह शब्द है, उसको अलग करते हैं अभी। तो प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, इसको अलग अलग करके जब हम उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस जब करेंगे, बहुत सारी चीजें हमको बहुत सारी चीजों में स्पष्टता आ जाएगी। तो सम उपसर्ग जो है इस संस्कृत में, जैसे अंग्रेजी में आप कहते हो SUM, सम, सम मीन्स टोटल, ठीक है। ये सम भी जो है अंग्रेजी में, ये संस्कृत का सम ही है। तो सम टोटल मतलब, सम का मतलब है टोटलिटी, एक पूर्णता का अर्थ है, इंटीग्रलिटी का अर्थ है, टुगेदरनेस का अर्थ है, परफेक्शन का अर्थ है, यही सारे सम का अर्थ है। जैसे संस्कृत मतलब वेल डन, परफेक्टली डिजाइन्ड लैंग्वेज, स्कल्प्टेड टू परफेक्शन, संस्कृत, सम्यक कृतम। तो सम में अगर ये परफेक्शन, इंटीग्रल और टोटल, ये सारे पूर्णत्व का जो अर्थ आता है, तो फिर उसके साथ हम देखते हैं देह शब्द। अभी यहाँ पे पहला संशय उत्पन्न होता है कि देह शब्द का अर्थ क्या है, देह को क्या बोलते हैं, शरीर, ओके, या अंग्रेजी में बॉडी बोलो। तो अभी यहाँ पे संशय उत्पन्न होता है, संदेह शब्द का अर्थ डाउट है, तो यहाँ पे सम उपसर्ग के साथ देह की क्या आवश्यकता है, देह तो शरीर है, तो संदेह का मतलब होना चाहिए परफेक्ट बॉडी।
अभी हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि देह शब्द जो है वो संस्कृत में शरीर के लिए क्यों इसका उपयोग हुआ है। अब उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कि देह शब्द का मूल धातु क्या है। देह शब्द का मूल धातु है दीह धातु। दीह धातु का अर्थ क्या होता है, धातव अनेकार्थ का, फिर इसमें अनेक अर्थ भी है। तो दीह का जो मूल अर्थ है उपचय। उपचय मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना, टू कंपाइल, पाइल अप, ठीक है। तो अब देखो किसी भी डिक्शनरी में जाओ, पहला अर्थ मिलेगा गैदरिंग, पाइलिंग अप, ठीक है। अब देखो सेकेंड लेवल जो मीनिंग होता है, ऐसे लेयर्स ऑफ मीनिंग्स आपको डिक्शनरीज में मिलेंगे। जब आप टेक डिक्शनरी हो या मोनियर विलियम्स हो, किसी भी डिक्शनरी में आप जाते हो तो उसमें लिखा होगा 1 ये अर्थ है, 2 ये अर्थ है, 3 ये अर्थ है, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे कि ये सारे अर्थ जो है डिस्कनेक्टेड लगते हैं। इतने डिस्कनेक्टेड अपोजिट मीनिंग्स कैसे आ सकते हैं एक मूल धातु में, मूल अर्थ में। ये डिस्कनेक्टेड नहीं है, हम ही डिस्कनेक्टेड हैं चेतना से। अगर चेतना से उसको हम एक्सपीरियंस करने लगेंगे, हमारी अनुभूति अगर होगी, क्योंकि ये एक अनुभूति संपन्न भाषा है, एक एक्सपीरियंशियल लैंग्वेज है, और एक्सपीरियंशियल मेथड से ही इस लैंग्वेज से, इस भाषा के बहुत सारे उपादानों को हम समझ सकते हैं। तो अब देखो दीह धातु का मूल अर्थ अगर उपचय हुआ, ये पाइलिंग अप हुआ, जैसे आप लोग वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हम बीच में कुछ सोचे कि हम चलो इकट्ठा करते हैं। क्या इकट्ठा करेंगे, हम सब लोगों का इंटरेस्ट है किताब में, हम किताब इकट्ठा किए। तो यहाँ पे कुछ किताबें नहीं थी, अब इकट्ठे होते होते 100, 200, 300 किताब हो गई। तो ये क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं फिजिकली हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो सेकेंड लेयर ऑफ मीनिंग जो है दीह का, ये होता है टू ग्रो। टू पाइल अप से फिर आता है, गैदरिंग से आता है टू ग्रो। ये ग्रो कहाँ आता है, जब पाइलिंग अप होता है, गैदरिंग होता है, इससे ग्रोथ होता है। तो इस ग्रोथ का फिजिकल मीनिंग भी ले सकते हो, उसके इमोशनल सेंसेशनल मीनिंग भी ले सकते हो, जैसे टू ग्रो, टू इंक्रीज, टू एनहांस, टू डेवलप। ये सारे अर्थ जो है ये सेकेंड लेवल पे आ जाएगा। जैसे ग्रोथ होता है, फिर और भी एक्सपीरियंस करिए। जैसे यहाँ पे किताबें जमा हो गई, बहुत पूरा यहाँ तक आ गए। अभी क्या क्या एक्सपीरियंस है, अब यहाँ मंच पे इतने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, बीच में किताबें आ गई। अभी का एक्सपीरियंस क्या होगा फिजिकली, कि आप हमें नहीं देख पा रहे हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, ये कवर हो गया। तो टू कवर then becomes the third layer of meaning of being. तो कवरिंग, तो कवरिंग में जो अर्थ आया, तो उसका भी मतलब सरफेस लेवल का मीनिंग ले लीजिए, फिजिकल का, इमोशनल, सेंसेशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, जितने भी मीनिंग, टू कवर, टू हाइड, टू कंसील, टू प्लास्टर, ये सारे अर्थ उसी में आ जाएंगे थर्ड लेयर में। तो अब आप देखो, टू गैदर, टू ग्रो एंड टू कवर, ये 3 अर्थ अगर लेते हैं दीह धातु का, जो डिक्शनरी में दिया हुआ है। अब हम इसको एनालिसिस हम करते हैं कि शरीर को देह क्यों कहा गया है। ये सारे जो अर्थ है दीह धातु का, ये शरीर के प्रॉपर्टीज को अभी दर्शाते हैं। पहले मीनिंग लेते हैं गैदरिंग। शरीर जो बॉडी जो है, इट्स नॉट वन सिंगल पीस, सिंगल मोल्डेड ऑब्जेक्ट, ये नहीं है, ये एक नहीं है। उसमें पंच महाभूत है, प्राण है, रक्त है, हड्डियां है, मज्जा है, शुक्र है, रक्त है, सब कुछ है। तो ये सबको मिलाकर ये से गैदरिंग ऑफ मेनी एलिमेंट्स, ठीक है, तब जाके ये शरीर होता है। ये एक नहीं होता है, ये बहुतों का मिलना, ये कि असेंबलेज है, ठीक है। तो पहला अर्थ आया। दूसरे अर्थ को लेते हो कि टू ग्रो। शरीर का एक प्रॉपर्टी है, गुण है कि ये जैसा है तैसा नहीं रहता है। हम सब जिस साइज के थे हम पैदा होते हुए, उसी साइज के नहीं है, ये बढ़ता गया। तनु विस्तार, इसलिए बॉडी को तनु भी कहा जाता है। तो ये जो ग्रोथ है, बॉडीज प्रॉपर्टी इज दैट इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोइंग। जैसे ग्रोइंग का है, डिक्लाइन का भी है, इसलिए शरीर कहा जाता है। जब शीर्ण होते जा रहा है तब शरीर कहा जाता है। और भाषा में देखो, संस्कृत में इतनी सजगता के साथ हमारी मुनि ऋषियों ने भाषा का प्रयोग किया है। आयुर्वेद में जब एक ग्रोइंग फेज की बॉडी के लिए कुछ दर्शाया जाता है, तब देह शब्द का प्रयोग होता है। जो एजिंग बॉडी के बारे में जब बात करते हैं, तब शरीर का प्रयोग होता है।
काया शब्द का प्रयोग होता है, कलेवर शब्द का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार सेकेंड लेवल का जो मीनिंग है टू ग्रो। फिर थर्ड क्या है? टू कवर। कवर का मतलब है आच्छादित करके रखना है। ये जो शरीर है ये एक कोश है, ये एक केस है, ये एक एनवलप है जिसके अंदर आत्मा छुपा हुआ है। तो आत्मा जो है वो शरीर को एक कवर के रूप में उपयोग करता है। तो टू कवर, इट कवर द सोल इज कंसील्ड विद हिम। तो ये तीन अर्थ को अगर हम लेते हैं तो शरीर को देह क्यों कहा जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है। तो ये मूल धातुओं की अर्थ से ये स्पष्टता आती है। तो दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है, कोई एक भी भाषा नहीं है जो इस तरीके से अपने शब्दों को बनाया है, जो मानव चेतना के साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ एक ग्रेटर साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, अभी उस पर हम आते हैं। कभी कभी धातुओं के अनेक अर्थ होते हुए भी एक लेवल का अर्थ जो है वो प्रमुख बन जाता है। ठीक है, जैसे टू कवर, ये अर्थ जो है ये ज़्यादातर जो दीह धातु के जितने भी अर्थ है तो उसमें प्रमुख रूप से टू कवर, कंसील ये हो जाता है। अब संदेह शब्द को लीजिए तो उसमें क्या होता है कि संदेह, जब हम संशयापन्न होते हैं, जब डाउटफुल होते हैं, हमारी चेतना में क्या होती है? कंफ्यूजन होता है, रियलिटी जो है वो पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? ये अगर सवाल पूछा जाता है कि क्यों, इस पर साइकोलॉजिस्ट काम करने के लिए प्रोजेक्ट लेके बैठ जाएंगे कि संशयापन्न अवस्था में क्या होता है मानवीय चेतना में। लेकिन संस्कृत के एक शब्द आपको डाउट के सोर्स तक ले जाएगा कि क्यों डाउट पैदा होते हैं। तो ये शब्द को अगर हम लेते हैं सम, अगर परफेक्ट, और इसमें कवर शब्द को लेते हैं, क्लाउडिंग, कवरिंग का क्लाउडिंग भी होता है, एनवेलपिंग भी होता है, तो इट इज परफेक्टली क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। जब चेतना आच्छादित हो जाती है, अंधकार से घिरा हुआ हो जाती है, अंधकार से घिर जाती है, एक क्लाउडेड कॉन्शियसनेस में रियलिटी को देखना संभव नहीं हो पाता है, स्पष्टता नहीं आती है। तो हम पूछते हैं कि ये है या ये है। तो ये आच्छादित चेतना जो है, जो कवर्ड कॉन्शियसनेस है, जो क्लाउडेड कॉन्शियसनेस है, दैट इज द सोर्स ऑफ डाउट। तो एक शब्द के भीतर इतने सारे अर्थ, गुह्य अर्थ छुपा हुआ है जिसको मतलब एनकोड करना, उसको मतलब डीकोड करके डिसाइफर करना ये सारे अर्थों को, इसी में जो यूनिवर्सल सिमेंटिक ग्रामर्स के जो प्रिंसिपल्स है ये हमारे मदद करेंगे। और संस्कृत में ये सारी बातें छुपी हुई है, संस्कृत के डिजाइन में। तो एक क्लाउडेड कॉन्शियसनेस में डाउट पैदा हो सकती है। अगर मुझे मालूम है कि संशय का जो मूल उत्स है, जो स्रोत है, ये अगर आच्छादन है, चेतना के आच्छादन है, तो मैं उस पर काम कर सकता हूँ। मेरी चेतना को कैसे मैं स्पष्ट रख सकूँ, और चेतना की स्पष्टता लाने के लिए, इसीलिए जो कहा गया ना, ब्रजभूषण जी ये भी मेंशन करते थे कि हमारे सारे शास्त्र जो है मोक्ष शास्त्र है। तो मोक्ष किस से? हमारी जो संकीर्णता है, हमारी जो संकोच भाव है, जो नैरोनेस है, जो लिमिटेशंस है, जो सीमितता है, वो सीमितता से मुक्त होना ही मोक्ष है। तो वो सीमितता से हमको भाषा, ये भाषा में भी इस प्रकार के तत्व है जो हमारी चेतना को अपनी सीमितता से मुक्त करके कहीं और विशालता की ओर ले जाने वाली भाषा है, जो हमको खुद ही यूनिवर्सल बना देगा। जो पिंड ब्रह्मांड की जो संबंध है, पिंड से ब्रह्मांड बनना, ये ब्रह्मांड बनने में, ये यूनिवर्सल बनने में ये भाषा की एक बहुत बड़ी उपयोगिता है। मैं एक उदाहरण देके आपको समझाया, स्था का उदाहरण दिया, संदेह का उदाहरण दिया। इसे तमाम हमारे शास्त्रों में आप देखिए, तंत्र में जाइए, काश्मीर शैविज्म में जाइए, मातृका विज्ञान में हमारे एकाक्षर कोश को ले लीजिए, इतने प्रकार एक एक अक्षरों को लेकर इतना काम हुआ है। कभी कभी ये लगता है कि एक जीवन क्या, बहुत सारे जीवन चाहिए केवल संस्कृत के वर्णमाला को समझने के लिए, केवल वर्णमाला को समझने के लिए। और वर्णमाला को कोई समझ ले, उसके हाथ में बहुत सारे शास्त्र अपने आप आ जाएंगे। और खुद को समझने की भी जो सामर्थ्य है, जो आत्मज्ञान की, आत्मबोध की, स्वबोध की जो बात हम करते हैं, तो वो भी वो वर्णमाला के माध्यम से हो सकता है। तो ऐसे तमाम उदाहरण संस्कृत में भरा हुआ है। और ये भाषा की डिजाइन जो है इस प्रकार है कि इस डिजाइन में आप सिस्टम थिंकिंग जो बात करते हैं, डिजाइन थिंकिंग जो बात करते हैं,
यूनिवर्सल सिमेंटिक ग्रामर जो बात करते हैं, उसके सारे प्रिंसिपल्स जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इंटरकनेक्टेडनेस हो, फीडबैक लूप हो, या जितने भी आप प्रिंसिपल्स की बात करें इन सब चीज़ों की, ये सारे संस्कृत के डिज़ाइन में है। इसीलिए संस्कृत को हम गहराई से पढ़ें, हर एक अक्षर को, हर एक धातु को, हर एक शब्द को गहराई से पढ़े, नए नए अर्थ उभर के आएंगे। इसीलिए जब सुब्रमण्य भारती, आप देखिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि श्री अरविंद का संबंध वेदों से नहीं था जब तक वो पंडिचेरी नहीं गए थे। जब तक वो खुद ही बोलते हैं, जब तमिल भाषा से उनका संपर्क हुआ तब उनको वेद में प्रवेश हुआ, और उसी से उनके जो फिलोलॉजिकल थॉट्स है वो सब में उनका प्रवेश हुआ और वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। वो कहते हैं, जब वेदों के नए व्याख्यान वो दे रहे थे, श्री अरविंद सीक्रेट ऑफ द वेद पढ़ेंगे, अग्नि शब्द जो है, एक शब्द का व्याख्यान उन्होंने इतने प्रकार से की है। अ का अर्थ क्या है, ग का अर्थ क्या है, न का अर्थ क्या है, ई का अर्थ क्या है, कुल मिलाकर इन शब्दों की, इन अक्षरों की, इन ध्वनियों की जो अनुभूतियां हैं इसके पीछे, ये सब मिलकर अग्नि शब्द के जितने अर्थ हो सकते हैं, ये सब अर्थ कहाँ से आता है, इसी प्रकार व्याख्यान करते हुए। और वो क्या दर्शाते हैं कि ऋषियों की जो दृष्टि है, ऋषियों की जो मंत्र है, मंत्र में कहीं इनकोहेरेंस या इनकंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए। तो उनके व्याख्यान में शुरू से लेकर अंत तक कहीं इनकोहेरेंस या इनकंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगा। और वो जब वेद मंत्रों की इस प्रकार के व्याख्यान करते थे तो उस समय ए.बी. पुराणी जैसे विद्वान, सुब्रमण्य भारती जैसे विद्वान, वी.वी.एस. आयर जैसे विद्वान, वेद विद्वान, उस समय के बड़े बड़े वेद विद्वान उनके पास बैठकर ये नए मंत्रों के व्याख्यान सुनते थे, नए व्याख्यान, मंत्रों के नए व्याख्यान सुनते थे। तो एक बार सुब्रमण्य भारती जी ने उनको पूछा कि हम सब तो वेद पढ़े हैं, जैसे मतलब बहुत सारे भाष्य भी पढ़े हैं, पर आप जो व्याख्यान करते हो, वेदों के जो नए नए अर्थ देते हो, शब्दों के जो नए नए अर्थ देते हो, वो कहाँ से लाते हो आप? तो श्री अरविंद ने ये कहा कि श्री कृष्ण has shown me a new science of language based on which a new interpretation of the Shastras will become. Sri Krishna has shown, he gives the entire credit to Sri Krishna. He has received it from Sri Krishna. और जो फिलोलॉजिकल थॉट्स उनके हैं आज, मतलब उन्होंने उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, पर जो ओरिजिन्स ऑफ आर्यन स्पीच करके उनके एक लेख है उसमें उन्होंने दर्शाया। और बाकी जो उनके फिलोलॉजिकल नोट्स हैं, अभी एक नई किताब के रूप में वैदिक एंड फिलोलॉजिकल स्टडीज करके श्री अरविंद को नया वॉल्यूम आया है, जिससे उनके फिलोलॉजिकल थॉट्स के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा था सब कुछ अभी पब्लिश हुआ है। तो उससे इनकम्प्लीट होते हुए भी एक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जो आज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर हम यूनिवर्सल सिमेंटिक ग्रामर की बात करते हैं, 100 साल पहले श्री अरविंद ने जो बात कही थी वो आज रिलेवेंट हमारे लिए होता है। तो ये परंपरा को, जो हमारी ऋषि परंपरा है, इस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, फिर भविष्य के साथ जोड़ते हुए, पुरातन और नूतन को जोड़ते हुए एक सनातन सेतु का निर्माण जो स्वामी विवेकानंद ने, वासिष्ठ गणपति मुनि ने, श्री अरविंद ने किया है, उनको पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। तब जाके हम पुरातन और नूतन को जोड़कर एक सनातन भविष्य, एक उज्जवल भविष्य निर्माण कर सकते हैं। उसी को हम विकसित भारत कहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।